हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं जैसा कि आपको पता है, आपको पिछली कक्षा में जो हमने अभी क्लास ली है उसमें ज्योग्राफी के एक टॉपिक पर हम बात कर रहे थे जिसका नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में हमने जाना, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, रिसोर्सेज किस किस तरीके से हम लोगों को, सोसाइटी को और हमारी इकोनॉमिक को प्रभावित करते हैं, या हम कैसे उनको प्रभावित करते हैं, ये सब हमने जाना। हमने उनका और 3 टाइप के हमने अभी तक रिसोर्सेज पढ़े अलग अलग बेसिस पर। हमने एक पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तीनों के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि ओरिजिन के हिसाब से ये 2 टाइप्स का होता है, बायोटिक और अबायोटिक होता है। फिर हमने इसको एग्जॉस्टिबिलिटी के रूप में देखा, इन द बेस में देखा कि ये किस प्रकार के होते हैं, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनरशिप के बेसिस पे हमने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड वही थी हमारी। ऑनरशिप के आधार पर क्या था, ये इंडिविजुअल था, कम्युनिटी वाला था, नेशनल था और इंटरनेशनल था। इसके बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिविजुअल जो होता है वो खुद की अपनी संपत्ति होती है, इस पर एक आदमी का अधिकार होता है, इस पर कुछ लोगों का अधिकार होता है, एक कम्युनिटी का अधिकार होता है कम्युनिटी वाले में। तीसरे में नेशनल रिसोर्सेज थे जिसमें पूरे देश का, पूरे नेशन का उस पर अधिकार होता है। और इंटरनेशनल के बारे में बताया था कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल माइंस को, मिनरल्स को लेकर लॉ बनाती हैं और उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और नेशनल में मैंने आपको बताया था कि जो एक देश की पूरी सीमा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर आने वाले संसाधन उस देश के होते हैं, साथ ही उसकी 12 नॉटिकल माइल तक, समुद्री मील दूरी तक, वहाँ पर निकलने वाले संसाधन पर भी किसी देश का अधिकार होता है जो उसके पास में होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, पीछे आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानते हैं। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि अपनी किताब जरूर सामने रखें, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी किताब में लिखा हुआ है, बस मैं आपको उसको सरल तरीके से समझा रहा हूँ। आपकी कॉम्प्लेक्स जो स्टडी है उसको मैं सिंपल वे में आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो देखते हैं, ये 4 प्रकार का होता है: पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। ये 4 टाइप के होते हैं। विकास के या डेवलपमेंट के आधार पर, बेस पर रिसोर्सेज 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्स। चारों में छोटा छोटा सा माइनर सा अंतर है, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड माइट बी बिकॉज बी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्सेज तो आप जानते हैं क्या होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो हम फाउंड कर चुके हैं, हमें मालूम है कि वो कहाँ पर हैं, वहाँ की मतलब उनकी लोकेशन क्या है और वो कितनी मात्रा में कहाँ पर हैं, बट द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बट बी नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास उनको निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, इनको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। से सोलर एंड विंड आर पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, इसीलिए इनका नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि उनके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो देश के लिए उपयोगी है, विश्व के लिए उपयोगी है, जिसको अगर हम पा लें, जो अगर हम फाउंड कर लें, हमको मिल जाए, तो हम काफ़ी मात्रा में अपने देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उनका यूज़ उस मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं जिस मात्रा में वो हैं। पोटेंशियल है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप सुनते भी होंगे कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, माँ बाप से बोलते हैं टीचर्स कि इस बच्चे में बहुत, आपके बच्चे में तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो इसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब उसमें वो क्षमता है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा पोटेंशियल है लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम सोलार का और विंड का इतने लेवल पर यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। हमने सोलर प्लेट बनाकर उसका कुछ मात्रा में तो उपयोग किया है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान एंड गुजरात हैव ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस 2 रिसोर्सेज। राजस्थान और गुजरात के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है रिसोर्सेज का, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पहला हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बेस पर। दूसरा है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, रिसोर्सेज
whose existence has been proved and whose quantity and location has been determined for utilization with the available technology। ये बहुत सिंपल सा है, ये वही है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी लोकेशन हमको मालूम है, उनको प्राप्त करने की और उनको बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, इनको बोलते हैं डेवलप। डेवलप मतलब विकसित, ये विकसित हो चुके हैं, ये हमारे पास हैं, अभी हम इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल में क्या था, रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उनको यूज करने की। डेवलप्ड में क्या है, रिसोर्सेस हैं, कितनी मात्रा में है, कैसे हैं, सब मालूम है, लेकिन इसमें है ही नहीं और हम उनका यूज भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास। जैसे पेट्रोलियम की हमें पता है कहाँ कहाँ पर भंडार है, कहाँ कहाँ पर स्टोर है, कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं, हम जाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं। लेकिन पेट्रोलियम कैसा है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये पता है कहाँ पर है लेकिन कितना है ये भी पता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो पेट्रोल हमें मिलेगा नहीं। फिर तीसरे पे आते हैं स्टॉक। स्टॉक रिफर्स टू मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। इसमें क्या है, स्टॉक भी लगभग वैसा ही है कि इसमें भी पोटेंशियल बहुत है लेकिन इसको भी निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं अभी। और वो जो यहाँ पर हम देख रहे थे पोटेंशियल में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका निकालना अगर हम संभव कर सकें तो हमारे जीवन बहुत आसान हो जाएगा। स्टॉक में ऐसा है कि ऐसी चीज़ें हैं कि ये कई प्रयोगों में काम आ सकता है, कई प्रकार के हम इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं इनको अलग अलग करके निकालने के, लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, और है तो उस मात्रा में नहीं है। पोटेंशियल में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सोलार है, विंड है। इसमें देखिए क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इन्फ्लेमेबल गैसेस। आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है वो टू इन्फ्लेमेबल गैसेस से मिलकर बना हुआ है, पानी H2O, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कुड बी यूज्ड एज अ रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अच्छा खासा रिच रिसोर्स है ये, कौन, पानी। If we had the required technical know-how, hence it can be considered। लेकिन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने की इतनी ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हमारे पास किसकी कमी है, नो हाउ, कैसे हम उसको यूज़ करें, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इनको बोलते हैं स्टॉक। और चौथा देख लेते हैं, वो है रिजर्व्स। Resources which can be put into use with the help of the existing technology but their use has not been started, they can be used in future। ये रिजर्व हैं, ये हमें पता है कहाँ पर हैं, कितने हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, इनको निकालने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इनको नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको फ्यूचर के यूज़ के लिए रखा हुआ है। जैसे रिजर्व होता है ना, गाड़ी होती है आपकी जो मोटर बाइक है उसमें एक रिजर्व का सिस्टम रहता है कि जब आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आप गाड़ी रिजर्व में लगा लेंगे ताकि आप इतना पेट्रोल यूज़ कर सकें कि आप पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें। तो लेकिन हम उसको पेट्रोल डलाने के बाद तो गाड़ी रिजर्व में नहीं लगाते हैं, जबकि हमारे पास है। अगर हम उसको लगाएंगे तो फिर हम रिजर्व वाला भी ख़त्म कर देंगे, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारा कब ख़त्म हो गया। इसीलिए रिजर्व को उसके लिए रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। मोर रिवर्स कैन बी यूज्ड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे काफ़ी नदियों पर हमने डैम बनाए हुए हैं और नदियों पर हम नदियों पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने फ्यूचर के लिए उनको रखा हुआ है। समझ में आया? हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। रिसोर्सेज में हमने पढ़े कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, कैसे कैसे निकाले जाते हैं। पहले हमने देखा कि ये ओरिजिन के टाइप में होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक। दूसरा हमने देखा एग्जॉस्टिबिलिटी में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने देखा ओनरशिप में, ये ओनरशिप में होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमने देखा पोटेंशियल हमने देखा, जिसमें 4 प्रकार के हमने देखे, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के डेवलप हम कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। रिसोर्स डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसोर्स ही नहीं होंगे तो हम लोग जीवन कैसे जिएंगे। ठीक है, अब रिसोर्सेज के संग प्रॉब्लम क्या है, जो इंसान है ना उसको जितना मिलता है वो और ज़्यादा की चाहना रखता है,
और यही रिसोर्सेज के संग हुआ। रिसोर्सेज के संग बहुत ज़्यादा अनजस्टिस हुआ, हम उसका उपयोग इतनी गलत तरीके से करने लगे कि रिसोर्सेज ख़त्म होने के कगार पे आ रहे हैं। इसीलिए उनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, हम उनका विकास करें और विकास की अलग अलग पद्धतियों को, अलग अलग टेक्निक्स को अपनाएं। अब होता क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं उसका, मतलब उसका जो है वो हम एक लेवल बनाकर एक बैलेंस यूज नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्रॉब्लम्स कैसी हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इंसान की लालच बढ़ रही है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है इस समय रिसोर्सेज के ख़त्म होने की। आइए देखते हैं। रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज हमको जो है नेचर की तरफ से फ्री मिला हुआ है, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। सम ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड आर, ये काफ़ी मात्रा में हमको प्रकृति से प्राप्त हुई हैं फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड, लेकिन ये इस समय कई प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कौन, रिसोर्सेज। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड फ्यू इंडिविजुअल। गौर से देखिए, डिप्लेशन मतलब खत्म होना, ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का खत्म होना। क्या कारण है उसका, सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ग्रीड मतलब क्या होता है, ग्रीड का मतलब होता है लालच। कुछ लोगों की लालच पूरी करने के कारण रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओनली फ्यू हैंड्स लीव्स अदर अनसेटिस्फाइड। इसका एक कारण यह है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और जिनके पास पैसा और पावर नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। और ये इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इससे कई प्रकार की परेशानियां सोसाइटी में आई हैं, और रिसोर्सेज को इनको झेलना पड़ा। रिसोर्सेज को ये परेशानी हुई कि जिनके पास पैसा पावर था, उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, और जिनके पास नहीं था वो नहीं कर पा रहे थे। Unsystematic use of resources is creating many problems around the world such as global warming। अब क्या हुआ, जब इसका गलत तरीके से यूज हुआ रिसोर्सेज का, तो इसका प्रभाव पड़ा ग्लोबल जैसे पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ा, पूरे एनवायरनमेंट पर इसका प्रभाव पड़ा। और हुआ क्या, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का कारण यही है कि लोगों के अंदर लालच हुई, और उस लालच के कारण उसने गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ किया, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हुई। अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हुई तो जो समुद्र में किनारे जो बसे हुए छोटे छोटे टापू थे, जो शहर थे, वो डूबने की कगार पे आ रहे हैं, और कुछ तो डूब भी गए हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं उन पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, और ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो एक दिन पूरी अर्थ जो है वो जल में समा जाएगी। ठीक है। इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा पहले भी। ओजोन लेयर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारे ऊपर जो है एक लेयर है ओजोन लेयर करके, जो कि जो हमारा सूरज है, जो सन है, उससे आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको रोकती है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर स्किन कैंसर जैसा खतरा पैदा कर सकती हैं। लेकिन हमारे ग्रीड के कारण, हमारे रिसोर्सेज के गलत तरीके से हमने यूज़ किया है, और इतनी गर्मी हुई है, इतने प्रकार की गैसेस निकली हैं कि उस लेयर में एक होल हो गया है, और उस होल से डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस नीचे आ रही हैं। अब क्या है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। किसका, ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, और इनको अच्छे तरीके से अगर हम डेवलप कर सकें, और समाज को एक इसको क्या बोलेंगे, मतलब मैं आपको एक वर्ड में बताऊं कि सॉल्यूशन इसका जो होगा उसको बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को पीछे लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल वर्ड आप काफ़ी समय से सुन रहे होंगे, खासतौर पर गवर्नमेंट की जब आप पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आपने सस्टेनेबल बहुत सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थीम बनाकर कई समिट्स की हैं। हालिया जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं वो लेके आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, कंटिन्यू, लगातार, निरंतर। मतलब एक डेवलपमेंट की वो प्रोसेस अपनाएं जो लगातार होती रहे और सबके साथ चलती रहे, सबको उसका उपयोग करने को मिल सके, सब लोग उसका यूज कर सकें। डेवलपमेंट विच शुड टेक अ प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है विच शुड टेक अ प्लेस विदाउट
damaging the environment and compromising with the needs of the future generation is called sustainable development. हम पर्यावरण को, प्रकृति को, एनवायरमेंट को डैमेज किए बगैर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के संग। अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको थोड़ा सा कम करें, उनको सोचें कि हमारा जितने कम से कम में काम चल सकता है, ताकि हम उन रिसोर्सेज को बचाकर आगे आने वाली जनरेशन को, फ्यूचर को दे सकें। जैसे आज हमारे कई पुराने लोग कहते हैं कि उन्होंने तो वो सब चीज़ें भी देखी हैं जो हम आज नहीं देख पा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं है कि उस समय क्या क्या रिसोर्सेज थे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों को पेट्रोल ही ना मिले, क्योंकि हम पेट्रोल का इस्तेमाल ही इस तरीके से कर रहे हैं, हम कोयले का इस्तेमाल ही इस तरीके से कर रहे हैं, ताकि जनरेशन को कुछ मिल सके। इसलिए ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब लो कार्बन ग्रोथ, हम कार्बन का उत्पादन कम करें, कम से कम कार्बन प्रोड्यूस करें, रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बनी रहे, और सोशल इंक्लूसिविटी मतलब समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर इन सब में योगदान दें, इज कॉल्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक, ठीक है, मतलब ये जो समाज है, जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो तीनों साथ में लेकर हम चलें ताकि ये तीनों बची रह सकें, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना बड़ा मुद्दा हो गया था, केवल हमारे देश के लिए नहीं, इस पूरे विश्व के लिए, कि इस पर एक समिट रखनी पड़ी। सारे देशों को इससे परेशानी हुई और सभी लोगों ने चिंता अपनी जाहिर की कि कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं, और अगर इसी तरीके से हम यूज़ करते रहे और इस पर हम कोई कानून लेकर नहीं आए, या सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ने या लीडर्स ने अगर इसके लिए कुछ नहीं किया, तो आगे आने वाली जनरेशन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जून 1992 में ब्राज़ील का एक शहर रियो दी जेनेरियो, यहाँ पर अर्थ समिट हुई। 10th क्लास में ये आपका दिया हुआ है एक टॉपिक बनाकर, कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेट उनसे पूछी जाएगी कि ये कब हुआ था। तो जून 1992 में अर्थ समिट हुई। इसमें क्या कहा गया, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स of state meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जून 1992 में हुई, जिसमें 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। वहाँ के किसी ने राष्ट्रपति ने, किसी के गवर्नर ने, कहीं के चांसलर ने, कहीं के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। The summit was organized for addressing urgent problem of environment protection and social economic development। उनको लगा कि ये एक अर्जेंट प्रॉब्लम इस समय देश के लिए खड़ी हुई है, जो सबसे बड़ी चुनौती चल रही है वो है एनवायरमेंट के संग जितनी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, हमें उनको सुधार करने के लिए एक समिट रखनी चाहिए। द assembled leaders signed the declaration of global climate change and biological diversity। और सारे 100 देशों के जो जितने भी राष्ट्रों के नेशंस के हेड वहाँ पर आए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। उस डिक्लेरेशन को कहा जाता है अर्थ समिट, रियो दी जेनेरियो की 1992 की अर्थ समिट। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा, रियो कन्वेंस एंडोर्स The Global Forest Principle and adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। इन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो बायोडाइवर्सिटी है, हमें इस पर काम करना होगा। अपने अपने देशों में अलग अलग प्रकार की नीतियां, लोगों को जागरूक करके, लोगों को इसके बारे में बता के कि इसके क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। और उन्होंने एक एजेंडा रखा। एजेंडा मतलब क्या होता है, एक मुद्दा रखा और एक अपने आप को एक एम दिया, इसको बोला गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब था कि हमें 21st सेंचुरी तक ये प्रकार के जो हमारे टारगेट हैं, इनको अचीव करना है। तो आइए देखते हैं एजेंडा 21 में क्या हुआ। एजेंडा 21 इट एम टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डेवलप करना है। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमने आपको बताई कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो, लोगों की भागीदारी इसमें बढ़े, ओजोन लेयर के ऊपर इसमें बात की जाए, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ये सब क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित सारी चीज़ें हैं और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्होंने एम दिया, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। 3 चीज़ें इसमें मेन थी।
जो एनवायरमेंटल डैमेज है, जो गरीबी है और जो बीमारी है। हमें इन 3 चीज़ों को अगर हम इन पे काम कर लें तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। मतलब हमारे देश में एनवायरमेंटल डैमेजेस कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है ताकि सभी लोगों को बराबर संसाधन मिल सके। बीमारियों से अगर हम निजात पा लें, बीमारियों के ऊपर हम काम कर सकें थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशन, और इन सब में सारे देश एक दूसरे की मदद करेंगे। एजेंडा में ये नहीं था कि ये भी था कि चलिए आप लोग अपने देश के लिए काम करिए, लेकिन सब देश एक दूसरे के लिए मिलकर काम करें। कुछ देशों को लगता है कि हम इस देश में ये सब चीज़ों, ये सब बुराइयों को, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, तो उनकी मदद करें। One major objective of the agenda is that every local government should draw its own local agenda। इसमें जो सबसे बड़ा एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने ये नहीं कहा था वहां पर किसी एक व्यक्ति ने बैठकर उन 100 देशों में से किसी ने एक ने लीडरशिप करके कि मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एजेंडा 21 में सारे के सारे जो देश हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, उनसे ये कहा कि इसका आप एक क्या बोलते हैं, सो ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, अपना खुद का लोकल एजेंडा बनाइए। आपके देश की समस्याएं आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपने देश के लोगों को किस तरीके से समझा सकते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट इस पे काम करे, लोकल गवर्नमेंट इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए, लोगों में जागरूकता फैलाए। इसी को कहा जाता है एजेंडा 21। आगे चल के देखते हैं। आगे है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और रिसोर्स प्लानिंग क्यों आई, कारण क्या था रिसोर्सेज प्लानिंग लाने का, कि ज़रूरत क्या है हमको रिसोर्स की प्लानिंग करने की। ज़रूरत इसलिए है कि किसी भी चीज़ को बिना प्लानिंग के करेंगे तो सीधी सी बात है, वो किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, कहीं पर वो ख़त्म हो जाएगी और सभी लोग उसका एक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका कारण ये भी था कि रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी थी कि रिसोर्सेज सभी जगह तो उपलब्ध है नहीं, कहीं पर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कहीं पर बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी उन रिसोर्सेस को पहुँचा सकें, इसी को तो कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का न्यायपूर्वक यूज करना, सभी को बराबर बराबर मिल सके, कैसे भी करके, किसी को बिल्कुल ख़त्म ना कहीं पर ऐसा हो जाए किसी को बिल्कुल भी ना मिले। दिस इज अ टेक्निक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ये टेक्निक लिखा हुआ है, और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एक टेक्निक है ताकि हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। इन इंडिया रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द रिसोर्सेज प्लानिंग बिकम वेरी एसेंशियल। भारत जैसे देश में जहां पर संसाधन इतने अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से बटे हुए हैं, इतने असंतुलित रूप से बटे हुए हैं, वहाँ पर प्लानिंग कमीशन इसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज की प्लानिंग वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में क्या है, कहीं पर बहुत सारे संसाधन हैं, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, और कहीं कहीं पर एक चीज़ के बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन वहाँ पर दूसरी चीज़ों के संसाधन नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ भाई, इन इंडिया मैनी स्टेट आर रिच इन मिनरल, भारत में बहुत सारे देशों में बहुत प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, एंड डिफिशियंट इन अदर रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ पर दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। सच एज झारखंड इज रिच इन मिनरल्स बट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे झारखंड में कई प्रकार के मिनरल्स हैं जिनसे देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, वहां से निकाल के हम देश को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पानी की बड़ी समस्या है, वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास, एंड अदर फैसिलिटीज़ भी वहाँ बहुत कम है। काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह मानी जाती है झारखंड, जहाँ पर बहुत सारी जो प्लानिंग्स हैं पहुँचती ही नहीं है, और पहुँचती हैं तो वो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ प्लेंटी ऑफ द वाटर बट लैक ऑफ अदर डेवलपमेंट। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पानी बहुत है लेकिन वहाँ पर और सुविधाएं कम है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तक सुविधाएं इतनी ज़्यादा पहुँची ही नहीं है, बिकॉज द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। This type of discrimination can be reduced or completely eradicate with proper planning। हम इस प्रकार की अव्यवस्थाओं के, इस प्रकार के असंतुलन को रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा ही सही कर सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में मेन 3 चीज़ें आती हैं। रिसोर्स प्लानिंग की जो पहली चीज़ है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है जो रिसोर्सेज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हम पहले पता लगाते हैं कि ये है कहाँ पर। उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है और पता लगाती है कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं और कितनी मात्रा में। दूसरा काम फिर होता है प्लानिंग स्ट्रक्चर का, कि अभी आपने पता कर लिया कि यहाँ पर इतनी मात्रा में ये चीज़ उपलब्ध है।
अब उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए कि उसको हम बाहर कैसे निकालें, ठीक है, उसका यूज़ कैसे करें, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होगी। फिर क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट, फिर उसको सभी जगह पर भेजना, देश के विकास में यूज़ करना, इसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। In order to get the maximum output, a good resources planning is must keeping in mind the technology, skill and institution। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, मतलब आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल सके डेवलपमेंट के लिए, तो क्या करें, गुड रिसोर्सेज प्लानिंग, एक अच्छे प्रकार की रिसोर्स नीति बनाएं, अच्छे प्रकार की प्लानिंग करें उसके लिए, और टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ करें, स्किल का यूज़ करें और इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करें। सिंस इंडिपेंडेंस 5-year plans have play a vital role in planning and develop on the resources। आज़ादी के बाद 5-year plans जो आते हैं, 5-year plans आपको पता होगा गवर्नमेंट हर 5 साल में एक 5-year प्लान लेके आती है ना, जिसको अभी फिलहाल नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब उसको बदलकर उसका नाम उसको ख़त्म करके प्लानिंग कमीशन कर दिया गया, नीति आयोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लानिंग। अब तो इसमें क्या हुआ, 5-year प्लान्स आते थे और 5-year प्लान्स ने देश के रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। फॉलोइंग द मेन पॉइंट ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने आपको भी बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में पता लगाइए पहले तो कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज हैं। प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टीट्यूशन, और फिर उसके लिए स्ट्रक्चर प्लानिंग कीजिए, कैसे किस टेक्निक का यूज करके संसाधन को, इस रिसोर्स को हम यूज में ला सकते हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स, फिर हम क्या करेंगे, इन जो हमारे देश के डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स के संग मैच करेंगे और इस प्रकार की नीतियां बनाएंगे कि उन रिसोर्सेज का भी विकास हो सके और देश का भी विकास हो सके। आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है कंजर्वेशन, मतलब रिसोर्सेज का हमने डेवलपमेंट कर रहे थे, रिसोर्सेज को अभी हम पता लगा रहे थे, रिसोर्सेज के कहाँ कहाँ पर हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे थे, अभी हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि हमको ये पता चल जाता है कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, और जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कंजर्वेशन करना चाहिए। अगर आप चीज़ों को कंजर्व कर लेंगे तो वो आगे यूज़ में आ सकेंगी। तो चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। एक्सक्यूज मी। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि प्लान्ड यूज, एक प्लान तरीके से किसी रिसोर्स का यूज करना, प्रेजेंट नीड के हिसाब से उसको पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जो चीज है उसको हम एक ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट ऑफ फ्यूचर, हम उसको इस तरीके से यूज करें कि हमारी अभी की जरूरतें पूरी हो सकें और अगर जरूरत पड़े तो उन जरूरतों को भी हम कम करें ताकि फ्यूचर के यूज के लिए वो चीज सुरक्षित रह सके। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। कंजर्वेशन किसी भी प्रकार की वेस्टेज को कम करता है। अगर आप इतने जागरूक हो जाएंगे, आपके मन में इतनी ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि अगर हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से कर लें, जितनी ज़रूरत है उतना हम ले लें तो ठीक है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। इसी से क्या होगा, वेस्टेज में कमी आएगी। इट विल हेल्प टू इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जब आप इन चीज़ों को बचाएंगे आगे के लिए तो हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस अपने आप अच्छी होगी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। किसी भी रिसोर्स का जुडिशियस, न्यायपूर्वक आप अगर उपयोग कर रहे हैं तो वो ठीक है और मस्ट है, ऐसा ही करना चाहिए। गांधी जी टोल्ड, गांधी जी की बात आ गई है। गांधी जी के बारे में हम पढ़ भी रहे थे हिस्ट्री में। कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने हिस्ट्री में इसके पहले? नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या क्या करते थे। उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बताया था। तो उन्होंने बहुत सारे थॉट भी दिए हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उनको चिंता हुई एनवायरनमेंट की, वो समझ गए थे कि फ्यूचर में बहुत सी परेशानियां आएंगी। तो उन्होंने कहा देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। कितनी अच्छी बात गांधी जी ने कही। गांधी जी ने कहा कि प्रकृति से हमें वो चीज, हर चीज प्राप्त है जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन प्रकृति
कम पड़ जाती है जब हम अपनी लालच को पूरा करने लगते हैं, क्योंकि लालच कभी ख़त्म नहीं होती और जो रिसोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी लालच को ख़त्म कर देंगे तो रिसोर्सेज बचे रहेंगे, और लालच को ख़त्म नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज भी नहीं बचेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि इस प्रकृति में सबको कुछ ना कुछ देने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी लालच पूरी करने के लिए प्रकृति कम पड़ जाती है। ही थॉट दैट exploitative nature of modern technology is root cause deflation at the global level। उनका ये मानना था कि ये बढ़ती हुई जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये रिसोर्सेस के खत्म होने की सबसे प्रमुख वजह है। He was against mass production and wanted to replace it with the production of masses। उनका ये मानना था कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई जाएं, ऐसा नहीं कि पहले चीज़ें बना लो फिर उनकी ज़रूरत लोगों को बताओ, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करो कि इसका यूज़ करना चाहिए। नहीं, अगर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है तो वो खुद आकर ले लेगा। ऐसा ना करें कि पहले चीज़ें बना लें, पहले संसाधनों का खोज लें, बहुत सारे भंडारण कर लें और फिर लोगों को उनका पहुँचाएं। अगर लोगों को ज़रूरत है तो उस संसाधन का उपयोग करें, ये गांधी जी का मानना था। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, एक नया टॉपिक आपके किताब में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, अगर आप उसको खोल के रखे होंगे, उसमें लिखा है लैंड रिसोर्सेस। क्या होता है लैंड रिसोर्सेस? रिसोर्सेस तो आपने पढ़ लिए, मैंने आपको रिसोर्सेस का डेवलपमेंट भी बता दिया, रिसोर्सेस का कंजर्वेशन भी बता दिया। अब और प्रकार के कुछ रिसोर्सेस हैं जैसे लैंड रिसोर्सेस, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था भाई, जिस पर रहते हैं उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। हर एक चीज़ रिसोर्स है कुछ ना कुछ, ऐसे ही ये जो लैंड है ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इसमें कोई बताने जैसा है नहीं। लैंड सपोर्ट्स अवर लाइफ सिस्टम विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हम फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, काफ़ी पुराना फेमस शब्द है कि हम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस धरती पर, इस लैंड पर आधारित हैं, निर्भर करते हैं। Thus proper planning is must for the proper utilization of land and resources। लेकिन क्या हम इसका पूरी तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसका कई प्रकार से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और कर भी रहे हैं। क्या कर, सबको पता है ये बड़ी समस्या है कि हम लोग केवल प्लॉट्स खरीद रहे हैं खेतों को काट काट कर। जब खेत नहीं बचेंगे, क्रॉप्स नहीं होंगी, पेड़ नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट को दिक्कत तो होगी और रिसोर्सेज में कमी आएगी। ऐसे ही हमने लैंड रिसोर्सेज के संग भी बहुत बुरा बर्ताव किया है। और ये होता क्या क्या है? लैंड इज नॉट इवन एवरीवेयर। इंडिया comprises of many type of land forms and land is not even everywhere। हर जगह पर लैंड नहीं है, हर जगह पर रहने लोग भूमि नहीं है, हर जगह पर हम जाके बस नहीं सकते हैं। मेनली 3 प्रकार के यहाँ पर लैंड पाए जाते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अब माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं चलिए देखते हैं। पहले तो आप देखिए प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? जो सीधी धरती है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर हम घर बनाते हैं। तो जैसे इस पर हम घर बनाते हैं अपना, ठीक है, ये प्लेन्स हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं मैदान, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं माउंटेन्स जिनको हम पहाड़ कहते हैं। ये तो आपने लगभग पढ़े हैं और देखे हैं, तो इसलिए आपको इनको समझने में परेशानी नहीं आएगी। प्लेट्यू एक थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू और पहाड़ में थोड़ा सा अंतर होता है। पहाड़ पर क्या एक टॉप होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बहुत कम है कि इसमें कोई आपको समतल और सपाट जगह एक लंबी मिले। ये जाते हैं और टॉप से फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन प्लेट्यू क्या होता है? 2 निचली जमीनों को, 2 प्लेन्स के बीच में एक उठा हुआ जो मैदान है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। और इन्हीं चीज़ों से मिलकर तो पूरा हमारा जो कवर किया हुआ, जो 3 क्षेत्र हैं, पूरे अर्थ को इन्हीं 3 चीज़ों ने कवर किया हुआ है। जैसे हमारे जो प्लेन्स हैं वो कितने हैं? 43%। प्लेन्स कितने हैं? 43%। प्लेट्यू जो है वो है 27%। और बाकी बचे हुए 30% क्या है?
माउंटेन्स हैं। ये सारे मिलके टोटल हो जाते हैं 100%। मतलब पूरी भूमि जो है वो इन 3 चीज़ों से ही मिलकर बनी हुई है। हमारे यहाँ मैदान है, आपने देखें, आप मैदान में ही रहते हैं। माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ी इलाके जो हमारे देश में है वो भी आपने देखे। प्लेट्यू जो है लगभग आपको बताएं कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया में जो नीचे का है जिसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। अभी क्या हुआ, तो ये 3 प्रकार से है कि जो प्लेन्स हैं आपके वो 43% है, माउंटेन है वो 30% है, प्लेट्यू है वो 27% है। लैंड सपोर्ट अवर लाइफ सिस्टम विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथ, सेंटर, ये 3 हमने आपको बता दिए थे। आगे देखते हैं, ये माउंटेन, प्लेन एंड प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बताया। यही आपके आगे लिखा हुआ है स्लाइड्स में। अबाउट 43 ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर हम खेती करते हैं, यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज चलाते हैं, यहाँ पर हम घर बनाते हैं। माउंटेन्स 30% लैंड एरिया इन द इंडिया इज द फॉर्म ऑफ माउंटेन। माउंटेन सपोर्ट द पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, ये बहुत जरूरी है। विच कैरी फर्टाइल सॉइल्स, और जो सब अपने संग में क्या लेके आती हैं, जो नदियां वहां से निकलती हैं वो फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं। वही तो मैदानों में आकर खेती करने के लिए अच्छे अच्छे मिनरल्स और अच्छी मिट्टी लेकर आती है। तो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं जो अपने संग में मिट्टी लेकर आती हैं। फर्टाइल सॉइल फैसिलिटेट इरिगेशन एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, जो हमको इरिगेशन, खेतों की सिंचाई करने में और पीने को पानी मिलता है उससे हमको। प्लेट्यू क्या है? अबाउट 27% ऑफ लैंड is in India is the form of plateau which provide many types of minerals, fossils and forest। तो ये क्या करते हैं? ये 27% है प्लेट्यू। इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्यू विच द प्रोवाइड्स मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ये जो हमारे यहाँ की भूमि है प्लेट्यू वाली, उस पर कई प्रकार के हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज के आधार पर हमने रिसोर्सेज पढ़े, जिसमें हमने पोटेंशियल रिसोर्स पढ़ा, जिसमें हमने स्टॉक पढ़ा, जिसमें हमने रिजर्व पढ़ा। फिर हमने देखा कि क्या क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए रिसोर्सेज के लिए। फिर हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। फिर हमने प्लेन, माउंटेन और रिवर्स के बारे में पढ़ा। और पिछली क्लास में हमने रिसोर्सेज को अच्छे से जान लिया था। एक और क्लास हम इसमें लेंगे जिसमें हम आगे आने वाले सॉइल जो आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में, लैंड्स के बारे में और भी तरीके से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।